हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF ASI मेंटर्स पे स्वागत है। हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे CSF ASI 2021 और जो वैकेंसी आया है 706 पोस्ट, उसके लिए कोर्स चल रहा है। उस कोर्स में जो है ए हिस्ट्री का आपका पहला पार्ट एंशिएंट हिस्ट्री ऐड किया जाएगा, दूसरा मिडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास को हम लोग अलग ऐड करेंगे और तीसरा आपका आधुनिक यानी मॉडर्न हिस्ट्री को अलग पार्ट में ऐड किया जाएगा। तो आप जो 2021 का एग्जाम देंगे, मैं तो ये ज़्यादा कहूँगा कि आप हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करें, ठीक है। आपको फोकस किस पे करना है? CSF एक्ट एंड रूल पे ऐड किया जा चुका है। करेंट अफेयर 3 महीने का ऐड किया गया है, दिसंबर का जल्द ऐड करूँगा। फिर आपको फोकस करना है जियोग्राफी पे, पॉलिटी पे। यहीं से आपको अच्छे खासे थोक जो है बंडल में नंबर मिल जाएंगे। लेकिन जिनका 2022 में यानी जो पोस्ट आए हैं 706, वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, तो आपको हर एक चीज कवर करना होगा, ठीक है। एक एक नंबर के लिए लड़ना होगा, क्योंकि वहां पे मेरिट बनने का सवाल रहेगा। जब 2021 में मेरिट बनने का सवाल नहीं है, तो आप ऐसा पढ़ें, सटीक पढ़ें और अपना 30-35 तक आ जाए, निकल जाएं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? वेद है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? यहाँ पे वेद से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए वेद किस प्रकार का ग्रंथ है। ये जो है आपका ब्राह्मण लिटरेचर है। तो कई लोग जो अपने आप को इंग्लिश में जीरो मानते हैं, उनको मेरा सजेशन रहेगा कि ये चीज भी आप जरूर पढ़ें, ठीक है, जो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द ब्राह्मण लिटरेचर आर द वेदास, ठीक है। इससे क्या होगा, आप यहीं पे हिंदी भी इसका देख सकते हैं और इंग्लिश भी देख सकते हैं। इससे आपका पैराग्राफ में सुधार होगा, ठीक है। जब आप पैराग्राफ करेंगे 10 क्वेश्चन वाला, मैं निश्चित बोल रहा हूँ बहुत ही सुधार होगा। तो जो भी ज्योग्राफी हिस्ट्री दे रहा हूँ, अगर आप पढ़ रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में पढ़ें, बहुत ही मजा आएगा आपको। वेदों के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। और वेदों की संख्या कितनी है? 4। तो यहाँ पे आपको देखते ही क्वेश्चन में दिमाग में आना चाहिए कि वेदों के संकलनकर्ता कौन है। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद हैं, ठीक है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? सामवेद है। तो ये सब चीजें आपका पूछा जाता है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इज कंसिडर्ड द कंपाइलर ऑफ द वेदास। द नंबर ऑफ वेदेस इज 4। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। तो सब पूछा जा सकता है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो ये क्या है? सत्यमेव जयते। किस उपनिषद से लिया गया है? कई बार पूछा जाता है। तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। जैसे आपने देखा था वेद की संख्या पूछ देगा, वेद कितना है? तो 4। उसी तरह से उपनिषद कितने हैं? तो कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं। द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम द मुंडकोपनिषद। द नंबर ऑफ उपनिषद इज 108। अगला, मनु स्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक मानी जाती है। क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे कि सबसे प्राचीन स्मृति या सबसे ऑथेंटिक, सबसे रियल, सबसे जेन्युइन, सबसे प्रमाणिक स्मृति कौन सी है? तो ये कौन सा हो जाएगा? मनु स्मृति। मनु स्मृति इज कंसिडर्ड द मोस्ट एंशिएंट एंड ऑथेंटिक। फिर व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है। तो देखिए, आप अपना पिछले वर्षों का पेपर उठाएंगे तो ये दिख जाएगा अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है। तो यह जो है पाणिनि की पुस्तक है। और ये क्या है? व्याकरण है। क्या है? ग्रामर है, ठीक है। जो अष्टाध्यायी पुस्तक है वो किससे संबंधित है? व्याकरण से संबंधित है। और किसने इसको किया है, लिखा है? पाणिनि ने लिखा है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द ग्रामर टेस्ट इज द अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि। पुराणों की संख्या 18 है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ देगा कि कितने कुल पुराण हैं? तो पुराण कितने हैं? 18 हैं। और इनके रचयिता कौन है? पुराणों को लिखने वाले कौन हैं? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा, ठीक है।
पुराणों को लिखने वाले कौन हैं? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। अब पूछ रहा है, यहाँ पे दे रहा है मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, यानी सबसे एंशिएंट आपका पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है, और ये सबसे ज्यादा प्रमाणिक भी है। द नंबर ऑफ पुराण्स इज 18। द ऑथर्स ऑफ द पुराण्स वेयर लोमहर्ष एंड हिज सन उग्रश्रवा। मत्स्य पुराण इज द मोस्ट एंशिएंट एंड ऑथेंटिक। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी और महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये दोनों क्या हैं? आपके महाकाव्य हैं। क्या है? महाकाव्य हैं। तो आपको पता होना चाहिए रामायण का रचना किसने किया था? वाल्मीकि ने, और वेद व्यास ने महाभारत का। रामायण वाज कंपोज्ड बाय महर्षि वाल्मीकि, महाभारत वाज कंपोज्ड बाय महर्षि वेदव्यास। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक है। उनके नाम क्या क्या है? ठीक है, आपको क्या क्वेश्चन दे देगा? कौन सा निम्न में से पिटक नहीं है? बौद्ध ग्रंथों में कौन सा पिटक नहीं है? तो 3 पिटक कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। याद रखेंगे, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट आर त्रिपिटक। इनको क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। देयर नाम्स आर सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्म पिटक। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में हैं। जो एंशिएंट बौद्ध ग्रंथ हैं, ठीक है, जो एंशिएंट बुद्धिस्ट लिटरेचर से संबंधित पुस्तकें हैं, वो कौन सी भाषा में हैं? जैसे हम लोग अभी हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो लेकिन कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में है। तो आपको याद रखना है किस भाषा में है? पाली भाषा में। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जो जैन लिटरेचर है, क्वेश्चन पूछ देगा, जैन लिटरेचर को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। प्रकाश पड़ने का मतलब जो भगवती सूत्र पुस्तक है उसमें महावीर के जीवन के बारे में दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि महावीर के जीवन के बारे में निम्न में से किस पुस्तक में वर्णन है? तो कौन सा हो जाएगा? भगवती सूत्र। जैसे आपने देखा जो एंशिएंट बौद्ध पुस्तकें थे वो पाली भाषा में थी, तो उसी तरह आपसे पूछ देगा जैन जो आपका भाषा है, मतलब जैन की जो आपकी बुक है वो किस भाषा में? तो जो है आपका प्राकृत भाषा में है। कौन सा? जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। जैन टेक्स्ट्स वेयर कंपोज्ड इन प्राकृत लैंग्वेज। ऐतिहासिक रचनाओं में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। अच्छा, ये जो कौटिल्य है इसने एक पुस्तक लिखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये जो कौटिल्य नाम का व्यक्ति है इसका और भी नाम था चाणक्य या विष्णुगुप्त। इसका और नाम क्या था? चाणक्य या विष्णुगुप्त। ये पूछता है, ठीक है, तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे जो बताया जा रहा है। चाणक्य या विष्णुगुप्त, इसने एक पुस्तक लिखा था अर्थशास्त्र। लेकिन ये जो अर्थशास्त्र था कभी कभी पूछता है किससे संबंधित था? तो यह जो है आपका राजनीति से संबंधित था। आपको याद रखना है, राजनीति से संबंधित था, ठीक है। इस चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य का क्या किया था? सहायता किया था। किसको हराने में? घनानंद को हराने में, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको अपना प्रधानमंत्री बनाया था, चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त को। कौटिल्य अर्थशास्त्र हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिस्टोरिकल वर्क्स। अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा यहाँ पे? भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ कौन सा है? तो भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? अर्थशास्त्र हो जाएगा। द अर्थशास्त्र इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट पॉलिटिकल टेस्ट ऑफ इंडिया। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीति विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह जो है उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, तो इस वजह से मौर्यकालीन के जो है ज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। द अर्थशास्त्र इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर मौर्य हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस।
कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगड़ी से 11वीं शताब्दी के कश्मीर का इतिहास ज्ञात होता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि पहले तो क्वेश्चन बनता है कि ए राज तरंगड़ी पुस्तक को रचना किसने किया। तो राज तरंगड़ी बुक जो है किसने कंपोज किया, तो इसको किया कल्हड़ ने किया। अब पूछता है यह कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक से पता चलता है, ठीक है, तो कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगड़ी। तो आपको याद रखना है राज तरंगड़ी से 11वीं शताब्दी के कश्मीर का इतिहास ज्ञात होता है। द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इन द 11th century इज नोन फ्रॉम राज तरंगड़ी कंपोज्ड बाय कल्हड़। अब विदेशी यात्रियों के बारे में भी पूछा जाता है कि कौन सा विदेशी यात्री कब आया था। तो देखिए फाहियान जो है 5वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय, ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, ठीक है। 21 वंश से संबंधित था, गुप्त वंश से संबंधित था। इससे संबंधित आपका लास्ट पेपर में उठा के देखना क्वेश्चन पूछा था कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, इस टाइप का, ठीक है। तो जब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री और आगे बढ़ते जाएंगे तो ये पूरा सब चीज कवर कराया गया है आपका, एंशिएंट, मीडियल, जहां से प्रश्न बन सकते हैं मैंने कोशिश किया है कि उन टॉपिक को जरूर कवर कराया जाए। फाहियान केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड इन द 5th century। फिर वेनसांग 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यह कहाँ का शासक था हर्षवर्धन? कन्नौज का शासक था। कहाँ का? कन्नौज का शासक था, ठीक है। तो ह यहाँ भी है, ह से वेनसांग, ह से हर्षवर्धन, ये चीज याद रखिएगा। फाहियान किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। यह 6 वर्षों तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय का जो है कहाँ है? बिहार में आपका। वेनसांग कम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीज ऑफ हर्ष इन द 7th century। He lived in India for 16 years. For 6 years, he studied at Nalanda University. वेनसांग की भारत यात्रा का वृत्तांत सीयूकी के नाम से जाना जाता है। जब वेनसांग भारत की यात्रा पे था तो उसने अपना वृत्तांत दिया था, ठीक है, पुस्तक टाइप का दिया था, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? सीयूकी। द अकाउंट ऑफ वेनसांग विजिट टू इंडिया इज नोन एज सीयूकी। वेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स का मतलब यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। वेनसांग इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स और द प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स। अल-बुरूनी 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो जब आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास, तब आपको पता चलेगा कि ये महमूद गजनवी कौन था, ठीक है। तो उसी के साथ ये आया था अल-बुरूनी। अल-बुरूनी केम टू इंडिया विथ महमूद गजनवी इन द 11th century। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। तो क्वेश्चन बनता है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने, और वो भी जो ब्राह्मी लिपि में लिखित थे उन्हीं को पढ़ा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि अल-बुरूनी किसके साथ भारत आया था, ठीक है, तो महमूद गजनवी के साथ आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1837 AD जेम्स प्रिंसेप रीड द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है, अभिलेखों का जो अध्ययन होता है क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। अब कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। तो पहला ही क्वेश्चन, मतलब इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कृषि का आविष्कार जो है किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार, कृषि का आविष्कार, ये सब कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। और मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? तो ये कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। एग्रीकल्चर वाज इन्वेंटेड इन द न्यूलिथिक पीरियड। द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर हैज बीन फाउंड फ्रॉम मेहरगढ़।
मानव द्वारा आग का सर्वप्रथम प्रयोग नवपाषाण काल में किया गया था। फायर वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय ह्यूमंस इन द न्यूलिथिक पीरियड। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? मध्यपाषाण काल में। ठीक है, पशुपालन आपको याद रखना है मध्यपाषाण काल में। एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टेड इन द मेसोलिथिक पीरियड। सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग, तो जो इंसान था यानी आदमी था, पूछेगा क्वेश्चन कि सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। ठीक है, किसको बनाने में? औजारों को बनाने में। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपर मेटल्स वाज यूज्ड टू मेक टूल्स। सिंधु सभ्यता का काल रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण के आधार पर 2300 से 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो देखिए कहीं कहीं पे आपको 2350 बीसी से 1750 बीसी भी दिखेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। लगभग इतना होना चाहिए, ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, 50 का अंतर चलेगा, या 2300 बीसी से 1700 बीसी। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर लेंगे कि दोनों में से कोई आएगा तो मान्य होगा। द पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज बीन कंसिडर्ड फ्रॉम 2300 BC, यहाँ भी BC रहना चाहिए, टू 1700 BC। ये BC क्या है? ठीक है, ये BC जो है आपका ईसा मसीह के जन्म के पहले। क्या? ईसा मसीह जो थे उनके जन्म के पहले। सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण, नगरी, ऐसे ऑप्शन दे देगा कि सिंधु सभ्यता जो है किस प्रकार की सभ्यता थी, तो एक नगरी सभ्यता थी। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि कल से मैं जो है आपको इस पे टेस्ट भी दूंगा। जो चीज़ पढ़ाया हूँ ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ये आपका, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और ज्योग्राफी पढ़ाया, तो इससे संबंधित आपको टेस्ट भी दूंगा। ठीक है, साइंस भी आज अभी जब ये हिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो मैं साइंस के PDF पे काम करूंगा, तो साइंस के भी क्वेश्चंस का टेस्ट दूंगा। ठीक है, तो आपका साथ में जीके का टेस्ट भी आता रहेगा, और हम लोग अब इंग्लिश ही जो है कल से पूरा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग डर रहे हैं इंग्लिश में उनको फायदा मिल सके। सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। यहीं पे जो है मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार, ग्रेनरी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रेनरी भी यहीं से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ देगा ग्रेनरी, बड़ा ग्रेनरी या अन्नागार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो। द एविडेंस ऑफ द ह्यूज बाथ हाउस ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोहनजोदड़ो। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर, तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि जब 1921 में खुदाई किया गया तो उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? तो ये कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। और कहाँ खुदाई हुआ? 1921 में। किसके नेतृत्व में? दयाराम साहनी के नेतृत्व में। कहाँ पे? मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पे। और कौन सा? हड़प्पा। और 1922 में मोहनजोदड़ो में हुआ खुदाई। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। और किसके नेतृत्व में? लिख लीजिएगा, राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में। ये जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है, वर्तमान में दोनों जो है पाकिस्तान में हैं। थोड़ा पानी पी लेते हैं। पढ़ाते समय जैसे फ़ोन आता है तो उठाना पॉसिबल नहीं रहता है, तो आपका अगर कॉल नहीं रिसीव होता है तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो जब मैं खाली होऊंगा तो आपका मैसेज ज़रूर देख लूँगा और आपको रिप्लाई करूँगा। इन 1921 दयाराम साहनी एक्सक्वेटेड मतलब क्या होता है? खुदाई करना। द हड़प्पन माउंड लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रावी रिवर इन देन मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। उस एक कहाँ पे है? अभी पाकिस्तान में है। ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ श्री सर जॉन मार्शल, डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई।
क्वेश्चन क्या पूछता है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, तो कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से मिला था। द स्टैचू ऑफ ए ब्रोंज डांसर हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन है, गेहूं और जौ। द मेन क्रॉप्स इन द इंडस सिविलाइजेशन वेयर व्हीट एंड बैरली। तो यही सबसे पहले प्रयोग हुआ था, आपको याद रखना है, जौ सबसे पहले प्रयोग हुआ था। मातृदेवी की पूजा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित थी। क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे, सिंधु सभ्यता में यानी इंडस सिविलाइजेशन में सबसे ज्यादा किसका पूजा करते थे, तो मातृदेवी का पूजा करते थे। द वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस वाज मोस्ट प्रिवेलेंट इन द इंडस सिविलाइजेशन। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे, जो मैंने आपको बताया था 1922 में इसका खनन हुआ था, राखालदास बनर्जी थे। राखालदास बनर्जी वाज द एक्सक्वेटर ऑफ मोहनजोदड़ो। वैदिक सभ्यता वासियों को आर्य कहा जाता है। आर्य जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। अच्छा, ये वैदिक सभ्यता कब से कब तक था आपका, जो ये 1500 BC से, ठीक है, 1500 BC से 600 BC तक, इसे बोला जाता है वैदिक सभ्यता। इसको भी दो भाग में बांटा गया है, एक तो 1500 BC से 1000 BC, ये हो गया आपका ऋग्वैदिक काल, और उसके बाद 1000 BC से 6000 BC थे उत्तर वैदिक। तो इतना ज़्यादा आपको डीपली नहीं याद रखना है, जो कंटेंट में दिया हूँ कोशिश किया हूँ कि आपको यहाँ से फायदा मिलेगा, बहुत डीप में जाने का जरूरत नहीं है। वैदिक सभ्यता वासियों को आर्य कहा जाता है। आर्य किस भाषा का शब्द है, ये क्वेश्चन बन सकता है, संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, पूछ देगा कि आर्यों की भाषा क्या थी, तो आर्यों की जो भाषा थी संस्कृत। वैदिक कालीन सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, यानी वैदिक काल का जो सभ्यता था वो ग्रामीण था, लेकिन इंडस वाला कैसा था सभ्यता, नगरीय सभ्यता थी। आपने देखा वहां पे इंडस वैली यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता था वो कैसा था, नगरीय था। द पीपुल ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन आर कॉल्ड आर्य। आर्य इज ए संस्कृत वर्ड which literally means superior or noble. The language of the Aryans was Sanskrit. The Vedic period civilization was a rural civilization. वेदों की संख्या क्या है, 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। The number of वेद is 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। अब क्या कर रहा है, वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, यानी ये जो 4 वेद हैं, सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण कौन सा है, ऋग्वेद है। और ऋग्वेद की रचना कब हुआ था, ऋग्वैदिक काल में हुआ था। ऋग्वैदिक काल आपको बताया 1500 BC से 1000 BC के बीच में हुआ था इसका रचना, इसके बीच में हुआ था ऋग्वेद का रचना। और बाकी जो 3 वेद हैं उनका रचना एक उत्तर वैदिक काल में हुआ था, 1000 BC से 600 BC के बीच में, ठीक है। ऋग्वैदिक काल का रचना, ऋग्वेद का रचना ऋग्वैदिक काल में, और बाकी जो बच गए आपके यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनका रचना उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एंशिएंट ऑफ द वेदास। ऋग्वेद वाज कंपोज्ड इन द ऋग्वैदिक पीरियड। अब क्या कह रहा है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। तीसरा मंडल क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं तीसरा मंडल क्यों लिखा हूं, क्योंकि इसी मंडल में जो है गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः जो गायत्री मंत्र है वो आपका किस में है, तीसरे मंडल में है। और कुल कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। देयर आर टोटल 10 मंडल्स इन ऋग्वेद। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। पूछ देता है गायत्री मंत्र किस में है, तीसरे मंडल में है। फिर पूछता है तीसरा मंडल का रचयिता कौन है, तो विश्वामित्र हैं। द फेमस गायत्री मंत्र इज फाउंड इन द 3rd डिवीजन। अब पशुपालन एवं कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था।
क्वेश्चन क्या पूछता है कि आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या था? पशुपालन एवं कृषि। आर्यों का जो प्रिय पशु क्या था वो क्या था? घोड़ा था। द फेवरेट एनिमल ऑफ द आर्यंस वाज द हॉर्स। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र जो है, इंद्र वाज द मोस्ट फेवरेट डाइटी ऑफ द आर्यंस। अब यहां से हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध थे। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध। और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन नामक स्थान पे। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन नामक, ये नेपाल में है। और कब हुआ था? 563 बीसी में। कब? 563 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वाज गौतम बुद्ध। He was born in 563 BC at a place called Lumni Forest in Kapilvastu। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो कभी कभी पूछ देता है कि इनका बचपन का नाम क्या था, चाइल्डहुड में इनका नाम क्या था? तो इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। और इनके पिता का नाम क्या था? फादर का नेम क्या था? शुद्धोधन था। माता का नाम क्या था? माया देवी अथवा महामाया। गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। जो गौतम बुद्ध थे उनके जन्म के कुछ ही दिन बाद महामाया का मृत्यु हो गया। और इनका जो लालन पालन यानी पालन पोषण किया प्रजापति गौतमी ने किया था। किसने किया था? इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। और इनका विवाह किसके साथ है? तो पत्नी का नाम पूछ सकता है। पत्नी का नाम आप याद रखेंगे यशोधरा। और पुत्र का नाम क्या था? राहुल। तो एक नजर यहाँ पे डालिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। पिता इनके कौन थे? शुद्धोधन थे। पिता कौन थे? शुद्धोधन। ठीक है। माता का नाम महामाया था, वो कुछ दिन बाद मर गई। तो प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। पत्नी का नाम क्या था? यानी इनका जो साथ देने वाली थी पत्नी जो थी यशोधरा थी। और पुत्र जो थे वो कौन थे? राहुल थे। तो ऐसे चार्ट बना लीजिएगा गोल सा, आप उसमें ये पूरा चीजें आपको याद हो जाएंगी। द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्ध वाज Siddharth. His father's name was Shuddhodhan and mother's name was Maya Devi or Mahamaya. His mother died a few days after the birth of Gautam Buddha. So he is brought up by his maternal aunt Prajapati Gautami. He was married to Yasodhara. The name of Gautam Buddha's son was Rahul. सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में, यानी जो गौतम बुद्ध थे अभी बुद्ध नहीं कहलाए हैं, जब वो घर छोड़े ज्ञान प्राप्त हुआ तब वह बुद्ध नाम से जाने गए। अभी तो घर पे हैं, घर छोड़ने वाले हैं, तो उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ दिया। कभी कभी पूछता है कि सिद्धार्थ ने जो घर छोड़ा था तो उस घटना को क्या कहते हैं? तो उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या? महाभिनिष्क्रमण। सिद्धार्थ लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 29। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड महाभिनिष्क्रमण। अब क्या हो रहा है? बैसाख की पूर्णिमा को निरंजना नदी के किनारे, कहाँ पे? बैसाख की पूर्णिमा को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कभी कभी ये भी पूछता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? तो निरंजना नदी के किनारे आपको बताना होता है किस वृक्ष के नीचे प्राप्ति हुई, तो पीपल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए तथा जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ
अच्छा, जहां पे उनको अब ज्ञान मिला वो स्थान क्या नाम से जाने लगा? बोध गया नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऑन द फुल मून ऑफ वैशाख he attained enlightenment under a peepal tree on the banks of the